धर्मेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता गणित। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के इस वीडियो में हम लोग ये अपना आकलन स्वयं करेंगे कि संख्याओं पर हमारी जानकारी या हमारी समझ कितनी पुख्ता है। इसके पहले जो प्रैक्टिस नंबर 1 का वीडियो आया था उसमें हजारों स्टूडेंट्स ने भाग लिया है और अभी भी भाग ले ही रहे हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल से बाद में जुड़े हैं, यदि उन्हें लिंक की ज़रूरत होगी तो मैं पहले वाले प्रैक्टिस सेट का लिंक भी उनके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप कमेंट के माध्यम से मुझसे मांग लीजिएगा। इस वीडियो में संख्याओं पर आधारित कुल 50 प्रश्न हैं जो कि मौखिक स्तर के हैं। प्रश्नों को बोर्ड पे आप देखेंगे, मेरी बात को सुन के भी समझेंगे और मन में ही प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यदि उत्तर आपका सही है तो आप कहीं अपना स्कोर लिखते जाइएगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक जोड़ लीजिएगा। और यदि आपका उत्तर पहले ही राउंड में गलत दिमाग में आ गया हो तो ईमानदारी से 0 नंबर जोड़ लीजिएगा और देखिएगा कि 50 में आपके कितने अंक प्राप्त होते हैं और आप अपना आकलन खुद कर लीजिएगा कि संख्याओं के बारे में आप कितना सही जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है। आपको बताना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। आपने मन में सोच लिया। यदि आपका उत्तर 0 है तो आप अपने स्कोर में 1 अंक जोड़ लीजिए और 0 के अलावा यदि कोई नंबर मन में सोचे हैं तो 0 अंक जोड़ लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यदि पूछी गई होती तो 1 होता। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोर्ड पे लिख दिया गया है। 79 के उत्तरवर्ती संख्या का उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है 81। 79 का उत्तरवर्ती का मतलब होता है इसके जस्ट बाद वाला नंबर 80 होगा। लेकिन पूछा गया कि उत्तरवर्ती का उत्तरवर्ती, तो इसका भी उत्तरवर्ती यानी 81 उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। एक किस प्राकृतिक संख्या का उत्तरवर्ती है, बताएं। यदि आपने 0 उत्तर लिखा है तो अपने स्कोर में 0 अंक जोड़ लीजिए क्योंकि आपका उत्तर गलत है। यहां लिखा गया कि एक किस प्राकृतिक संख्या का, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है एक किसी भी प्राकृतिक संख्या का, किसी भी प्राकृतिक संख्या का उत्तरवर्ती नहीं है। ऐसा इसलिए कि एक खुद सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। उत्तरवर्ती संख्या उसे बोलते हैं जो किसी संख्या के बाद में आवे। 1 के पहले कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है। 3775 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। बिल्कुल सही आपने बताया, 3774 इसका सही उत्तर है। यदि आपने ऐसा लिखा है तो अपने स्कोर में 1 अंक जोड़ लीजिए। ये बहुत आसान सा प्रश्न था। पूर्ववर्ती का मतलब उसके 1 अंक पहले और उत्तरवर्ती का मतलब 1 अंक बाद वाला, तुरंत बाद वाला। अगला प्रश्न है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। इसके पहले आपने उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती तो बड़े आराम से बता लिया था। अब अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बता के दिखाइए तो जाने। बिल्कुल सही। 9999 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है 10,000। अनुवर्ती और उत्तरवर्ती ये दोनों एक ही कहलाते हैं, भ्रम में मत पड़िएगा। दोनों का मतलब एक ही होता है। आपका उत्तर यदि 10,000 है तो स्कोर में 1 अंक जोड़ लीजिए।
प्रश्न नंबर 6 है 25 के आगे की 3 क्रमागत विषम संख्याएं लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। 25 तो खुद ही विषम संख्या है, अब इसके आगे की 3 विषम संख्याएं हो जाएंगी क्रम से 27, 29 और 31। यदि सही लिखा हो, आपने सही बताया हो तो 1 अंक जोड़ लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक भाज्य है या अभाज्य। ये प्रश्न बहुत उलझाऊ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे लेकर भ्रम के शिकार रहते हैं। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ऐसा इसलिए कि एक न तो भाज्य की परिभाषा पर खरा उतरता है और न ही अभाज्य संख्याओं की परिभाषा पर ही खरा उतरता है। प्रश्न नंबर 8 है 5 और 10 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, गिनकर बताना है। आपका उत्तर 4 होना चाहिए। 5 और 10 के बीच में 6, 7, 8 और 9, ये 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं। 9वां प्रश्न, इसी प्रश्न को चेंज करके मैं बना देता हूं कि 5 और 10 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। ये 9वां प्रश्न होगा। अब बताइए उत्तर आपका क्या होगा। इसका उत्तर होगा असंख्य। किन्हीं भी 2 अलग अलग नंबर के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं और असंख्य अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। प्रश्न संख्या 10 है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, 1 का अंतर होता है। गिनती की संख्याएं को ही प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो जान रहे हैं कि प्रत्येक क्रम से नंबर जो आते हैं 1-1 की गैपिंग होती है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर है, उसमें 3 का आंकिक या जातीय मान बताना है। जल्दी से बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही। 3 का आंकिक मान 3 ही है। किसी भी अंक का आंकिक या जातीय मान वही अंक होता है। यदि 1 का पूछा गया होता आंकिक मान तो 1 होता, 7 का पूछा गया होता तो 7 होता और 5 का पूछा गया होता तो 5 ही होता। अगला प्रश्न है, इसी को चेंज करते हैं तो अगला प्रश्न बन जाएगा थोड़ा सा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान बताइए। प्रश्न संख्या 12। 3 का स्थानीय मान आपने बिल्कुल सही बताया, 300 यानी 300। 3 का आंकिक मान 3 और 3 का स्थानीय मान 300। आंकिक मान और स्थानीय मान का अंतर एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है। आप एक स्टूडेंट हैं, लड़का है चाहे लड़की हैं, लेकिन आगे भविष्य में हो सकता है कि आप नौकरी पाएं और एक शिक्षक बन जाएं। तो आप शिक्षक कहलाएंगे, आपको एक पोजीशन मिल गया, एक प्लेस मिल गया, एक स्थान मिल गया, एक कुर्सी मिल गई, वो होता है स्थानीय मान। जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपके स्टूडेंट आपको क्या कहेंगे? कहेंगे ना, प्रणाम गुरुजी, सर जी प्रणाम, मैडम जी प्रणाम। लेकिन अभी आपको कोई नहीं कहता होगा कि लड़का जी प्रणाम, लड़की जी प्रणाम। ऐसा कभी सोच सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं ना। तो आंकिक मान का मतलब जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल मान है। 5 का 5 है, 7 का आंकिक मान 7 है। लेकिन यही 3 का आंकिक मान तो 3 है, 3 ही रहेगा। लेकिन देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े वाली कुर्सी पर बैठा है, देख रहे हैं ना, इसलिए इसका स्थानीय मान है 300। अब इसी प्रश्न का थोड़ा सा विकसित रूप है 13 नंबर। 57,351 में 3 के स्थानीय और आंकिक मान का अंतर बताइए। मौखिक बताइएगा। देखिए, आपने घटा लिया है
स्थानीय मान 300 है, आंकिक मान 3 है, घटा लेंगे तो 297 आपका उत्तर सही है। यदि पूछा जाता कि 3 के स्थानीय और आंकिक मान का योग बताइए तो क्या करते, जोड़ लेते, उत्तर आ जाता 303। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में कभी कभी आ जाते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न है 5309.871 में 7 का स्थानीय मान बताइए। अब ये थोड़ा उलझाऊ है, दशमलव आ गया ना, 7 का स्थानीय मान बता दीजिए। 7 का स्थानीय मान होगा, देखिए जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए वो अंक पहले लिख लीजिए और इस साइड में देखिए यहाँ दशमलव है ना, दशमलव के जगह पे दशमलव लगाइए और उसके बाद जो जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए। एक अंक है 8, जीरो लगा दीजिए। इधर भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0.07 यहाँ पे जीरो लगा लीजिए ताकि ये दशमलव दिखाई पड़े। ये आपका उत्तर हो गया, या इसको लिख सकते हैं 7/100। यदि जीरो का स्थानीय मान पूछा जाता तो ये पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमें बताया था कि जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है। प्रश्न नंबर 15 है कि 5 और 6 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, बताएं। इसका उत्तर 0 होगा क्योंकि 5 और 6 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। 5, 6 प्राकृतिक संख्याएं क्रम से आती हैं तो 5 के जस्ट बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7, 8, ये आप लोग जान रहे हैं। तो चूंकि बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है इसलिए इसका उत्तर होगा 0। फिर एक बार बता देता हूं कि 5 और 6 के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं और असंख्य अपरिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन प्राकृतिक संख्या एक भी नहीं है। प्रश्न संख्या 16 परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बता दीजिए तुरंत। अब बारी बारी से गिनने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है गलत भी हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना चाहिए। इसका उत्तर है 25। 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, आप गिन लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली व तीसरी का योग 28 है, तो तीनों संख्याएं बतानी हैं। कागज कलम का इस्तेमाल नहीं करना है, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही, 13, 14 और 15 ये आपका उत्तर होना चाहिए। जो भी संख्या पूछी जाए इस तरह से, पहली और तीसरी का योग पूछा दिया हुआ हो तो इसका आधा कर देते हैं। 28 का आधा कर देंगे तो 14 आएगा। ये बीच वाली संख्या आ जाती है और एक घटा के 14 में से एक घटा तो 13, इसकी पहली वाली संख्या आ गई, और 14 में एक जोड़ेंगे तो 15 तीसरी वाली संख्या आ जाती है। अब देखिए 13 और 15 का योग 28 है। प्रश्न संख्या 18 है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, सत्य है या असत्य है, चयन करना है दोनों में से, सत्य असत्य में से। हाँ, 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी ये जो बात लिखी गई है ये असत्य है। यदि आपने ऐसा लिखा है तो अपने स्कोर में एक अंक जोड़ लीजिए। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव बताइए, कौन सा है। बिल्कुल सही, पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अवयव 0 है। इस प्रश्न का उत्तर हमेशा 0 ही आएगा, मन में बैठा लीजिएगा। और यही प्रश्न ऐसे हो जाए कि पूर्ण संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव कौन सा है, तो ये बना प्रश्न संख्या 20 और इसका उत्तर आपको बताना है। गुणा का तत्समक अवयव, बिल्कुल सही, इसका उत्तर है हमेशा 1। पूर्ण संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर,
एक नियम लिखा गया है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। इस नियम का नाम क्या है? प्रश्न का मतलब यह है कि कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 5 लिए और 7 लिए, जोड़ने पे 12 आया। इन दो पूर्ण संख्याओं का योग 12, फिर एक पूर्ण संख्या आ गई, तो इस नियम का नाम क्या है? नहीं याद आ रहा है ना? इस नियम का नाम है योग का समवरक नियम। समवरक, याद रखिएगा। इसी तरह गुणा का भी समवरक नियम होता है। वो ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ हो जाएगा गुणा का समवरक नियम। अगला प्रश्न है कि -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। आपने मन में सोच लिया है। सही उत्तर है -19/6, या यदि आपने 19/-6 लिखा है तब भी सही है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं? अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। इसी का यदि योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता तो आपका उत्तर क्या होता? तब आपका उत्तर होता 6/19। माइनस को प्लस में और प्लस हो तो माइनस में बदल देते हैं और योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त कर लेते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए एक दूसरे उदाहरण से। 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 और -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 होता है। इसमें योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल देते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो 1/5 गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5 का, और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में अंश को हर में और हर को अंश में बदलते हैं। योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदलते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर। -2 और 3 के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। आपको मन में सोचना है। बिल्कुल सही। इसका उत्तर है -1, 0, 1 और 2। यदि हम संख्या रेखा पर समझें तो ये संख्या रेखा हुई, बीच में 0, 1, 2, 3, 4 इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। ये तो देख रहे हैं कि -2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, और बीच के पूर्णांक कौन से हैं? ये 4, -1, 0, 1 और 2। ये पूर्णांकों की बात की जा रही है। यदि परिमेय संख्याएं पूछी जाती तो असंख्य संख्याएं जो है परिमेय हो जाती, और -2 और 3 के बीच असंख्य अपरिमेय संख्याएं भी होती। अगला प्रश्न है, इस तरह से 2 लकीर खींची गई है, बीच में -13 लिखा गया, पूछा गया कि इसका मान बताइए। इन 2 लकीर के बीच में कोई नंबर लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि जैसे इसको बोलते हैं निरपेक्ष मान। -13 का निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। इसका उत्तर है 13। किसी भी नंबर का निरपेक्ष मान पूछा जाए तो उसमें से प्लस माइनस चिन्ह हटा के सीधा सीधा लिख देना है। जैसे पूछा जाए कि 13 का निरपेक्ष मान बताइए तो 13, यहाँ प्लस है उसको हटा दीजिए। -13 का 13। 0 का निरपेक्ष मान पूछा जाए तो 0। एक बार और समझ लेते हैं। 7 का निरपेक्ष मान, ये 2 सीधी लकीर के बीच में लिखते हैं। 7 का या +7 भी हो तो भी 7 ही लिखेंगे, तो प्लस लगा ही हुआ है। -7 का निरपेक्ष मान 7। आप देख रहे हैं निरपेक्ष का मतलब होता है कि प्लस या माइनस चिन्ह से कोई मतलब न हो। 25 नंबर प्रश्न, किसी पूर्णांक और उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल कितना होगा? बिल्कुल सही, उत्तर 0 होगा। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, मान लीजिए मैंने लिया 25, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -25, और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। अगर मेरा पूर्णांक हो -7, इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा
प्लस 7 आप जानते हैं, और दोनों को जोड़ेंगे तो 0। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए और उसके योगात्मक प्रतिलोम से जोड़ दीजिए तो योगफल हमेशा 0 ही होता है। और 0 को क्या बोलते हैं? 0 को बोलते हैं योग का तत्समक अवयव, याद है ना? हाँ, अब है प्रश्न नंबर 26, ध्यान से देखिए। -19 का पूर्ववर्ती पूर्णांक बताइए। पूर्ववर्ती माने पहले वाला। -19 का ठीक पहले कौन सा नंबर आएगा पूर्णांकों में? -20। ये उत्तर सही है। अब इसी प्रश्न को मैं बदलता हूं कि -19 का अनुवर्ती पूर्णांक, अनुवर्ती कहिए या उत्तरवर्ती पूर्णांक, अब आप बता दीजिए। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 27। बिल्कुल सही। -19 के जस्ट बाद आता है -18। ये उत्तर आपका सही होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है, जो ये चेक करेगा कि चिन्हों के गुणनफल के बारे में आपको सही जानकारी है कि नहीं। -8 गुणे -6, बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? छांटिए। आपका उत्तर ये होना चाहिए 48। 8 छक 48, और चिन्हों का भी गुणा होता है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। यदि आपको चिन्हों के गुणा को बढ़िया से समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, उस लिंक को मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। प्रश्न संख्या 29, ये बहुत टिपिकल प्रश्न है, बहुत लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। शून्य इकलौता नंबर है जिसका योगात्मक प्रतिलोम अपने बराबर होता है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि x कोई नंबर है और इसका योगात्मक प्रतिलोम भी x ही है, तो x का मान बताइए, यानी x बराबर 0। ये इकलौता नंबर है जिसका योगात्मक प्रतिलोम अपने बराबर होता है। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। बहुत सारे पेयर दिए गए हैं नंबरों के, 2-2 नंबर हैं, और इसमें से छांटना है कि कौन से पेयर सह अभाज्य हैं। एक से ज़्यादा उत्तर भी सही हो सकते हैं, जल्दी से छांट लीजिए। यदि आपका उत्तर 7, 13, 4, 9 और 11, 12 है तो आप सही हैं और आपके स्कोर में 1 अंक जुड़ गया। सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जोड़े में जिनका मौसा 1 होता है। 7 और 13 का मौसा 1 होगा, 4 और 9 का भी 1 होगा, 11 और 12 का मौसा भी 1 होगा, लेकिन 14 और 16 का मौसा 2 हो जाएगा, 25 और 40 का मौसा 5 हो जाएगा, इसलिए ये दोनों गलत हैं। सह अभाज्य संख्याओं को लेकर बहुत लोगों के भ्रम दिमाग में रहता है कि पहले तो ये दोनों नंबर अभाज्य होने चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए ये 7 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों ही भाज्य हैं। अलग अलग तो भाज्य हैं लेकिन एक साथ सह अभाज्य हैं। प्रश्न संख्या 31 है कि पूर्ण वर्ग संख्या हैं, इनमें से छांटने हैं कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। यदि आपका उत्तर 64, 144 और 81 है तो आप सही हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती हैं जो किसी पूर्ण संख्या का वर्ग है, जैसे 64 8 का वर्ग है, 8 अठाई 64, 144 जो है 12 का, और 81 9 का वर्ग है। ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। बाकी जैसे ये नंबर 65 है, 280 है, 80 है, 145 है, ये किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए ये नंबर
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 32 है, बड़ा मजेदार है कि किस परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है? बताइए। जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। आप जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या करते हैं? अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं ना। तो जीरो का योगात्मक प्रतिलोम यदि आपके दिमाग में आ रहा हो कि 1/0 होगा, तो आप जानते हैं कि जीरो से भाग परिभाषित नहीं है, इसलिए जीरो का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 33 है, 3, 7 और एक वर्ग का खाली स्थान है 1। ये एक नंबर है जो 3 से विभाजित हो रही है। तो पता करना है इस खाली स्थान पर सबसे छोटी संख्या कौन सी रखी जाए, ताकि ये जो जिससे ये पूरी संख्या जब बनेगी तो 3 से विभाजित हो जाए। बताइए। ये प्रश्न यह चेक करेगा कि संख्याओं की विभाज्यता का नियम आपको मालूम है कि नहीं। यहाँ पे 1 होगा, 1 करके देख लीजिए, ये 3 से कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 11 बचा, 3 3 9, 2 1 21, 3 7 21। 1 के अलावा भी बहुत सारे नंबर उत्तर आपके हो सकते हैं, जैसे यहाँ 4 रख के भी देख लीजिए, तब भी उत्तर सही है। लेकिन पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या 1 है। संख्याओं के 3 से विभाजित होने का नियम यह है कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 7 3 10 1 11 पहले हो रहा था, और हम लोग जानते हैं कि 12 में 3 का भाग जाता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 12 अंकों का योग हो जाता। ये मन में मैंने कैलकुलेशन कर लिया था। आगे के सारे प्रश्नों में आपको सत्य या असत्य का चयन करना है। प्रश्न संख्या 34 है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से सदैव बड़ा होता है। बताइए ये बात सही है या गलत है? ये सत्य है। 34 नंबर जो है वो सत्य है। कोई भी धनात्मक नंबर अपने योगात्मक प्रतिलोम, धनात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाएगा, और आप जानते हैं कि धनात्मक नंबर ऋणात्मक नंबर से सदैव बड़ा होता है। प्रश्न संख्या 35 है कि 0 एक पूर्णांक नहीं है। ये सत्य बात है या असत्य बात है? ये असत्य है। 0 एक पूर्णांक है। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और 0। तो ये कथन क्या है? असत्य है। प्रश्न नंबर 36 है कि -17 -5 से बड़ा है। ये सत्य है या असत्य है? आपको बताना है। ये असत्य है। -17 -5 से छोटा होता है। संख्या रेखा में -17 का पोजीशन -5 के बाएं साइड में होगा, लेकिन यदि पॉजिटिव होता तो 17 जो है 5 से बड़ा होता। प्रश्न संख्या 37 है कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। ये बात सत्य है या असत्य? बिल्कुल सही। ये बात पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से भी छोटे पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव वाले। प्रश्न संख्या 38 है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक, ध्यान से सुनिएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से सदैव बड़ा होता है। सत्य या असत्य? असत्य। कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक ले लीजिए, -50, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 50 होगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा। और धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से सदैव बड़ा होता है। इस प्रश्न का विपरीत भी हम लोगों ने पहले देखा है। तो संख्या 39 बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाला है भाई। 0 का विपरीत नहीं होता। सत्य है या असत्य है? विपरीत का मतलब पॉजिटिव निगेटिव से है।
तो ये कथन सत्य है। शून्य का वास्तव में कोई चिन्ह नहीं होता है। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि संख्या रेखा पर -10 और +10 ये 0 से समान दूरी पर हैं। ये बात सत्य है या असत्य? तो ये बात सत्य है। संख्या रेखा जब बनाएंगे, बीच में 0 लगाएंगे, तो जितना दूरी पे पॉजिटिव प्लस होगा, ठीक उतने ही दूरी पे बाएं साइड में -10 होगा। प्रश्न संख्या 41 है कि दो धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। ये बात सत्य है या असत्य है? दो धन पूर्णांकों का योग धन होता है, धनात्मक होता है। तो ये कथन सत्य है। कोई भी दो धनात्मक नंबर लेंगे, जैसे कि +8 में जोड़ें +7, तो जो उत्तर आएगा वो +15 आएगा। धनात्मक का योग हमेशा धनात्मक ही होता है। इसी तरह का प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 कि दो ऋण पूर्णांकों का योग हमेशा धनात्मक होता है। सत्य है या असत्य? तो ये असत्य है। आप चेक करके कोई भी उदाहरण मन में ले लीजिए और देख लीजिए कि कोई भी, तो ये असत्य है। आप कोई भी दो उदाहरण मन में लेके और उनको जोड़ लीजिए, तो देखिएगा कि उत्तर जो है ऋणात्मक आएगा, न कि धनात्मक। हाँ, प्रश्न संख्या 43 है कि एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप तुरंत जो है मन में कुछ नंबर सोच लेने पड़ते हैं और सोच के सेटिंग बैठा लेनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पे यदि हम +3 में -7 जोड़ें तो उत्तर क्या आएगा? देखिए -4 आ गया। तो ये जो कथन था वो हमारा क्या हो गया? असत्य है। कोई ज़रूरी नहीं है, ये प्रश्न के ऊपर है कि कभी पॉजिटिव आएगा कभी निगेटिव आएगा, ठीक ना। तो सदैव धनात्मक की गारंटी नहीं है। धनात्मक हो भी सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 44 है एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक होता है। धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा ऋणात्मक होता है। ये बात सत्य है या असत्य है? तो आप जानते हैं कि प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, तो ये कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 45 है कि किसी पूर्णांक का 0 के साथ योगफल वही पूर्णांक होता है। सत्य है या असत्य? अब इससे आसान प्रश्न कोई नहीं हो सकता है भाई, बता दीजिए। कोई पूर्णांक हो, उसमें 0 से जोड़ कर दें, योगफल क्या होगा? वही पूर्णांक हो जाता है। आप जानते हैं यक्ष कोई भी पूर्णांक हो, उसमें 0 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? यक्ष ही आएगा। तो यह कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 46 है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 है। सत्य है या असत्य? ये असत्य है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें नहीं मिलेगी। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4। ये गिनने वाली जो संख्याएं हैं, वस्तुओं को जो गिना जाता है 1, 2, 3, 4, तो ये गिनती बढ़ती जाती है। ऐसा थोड़े ना है कि 9 तक ही गिनती है, उसके बाद जो है दुनिया समाप्त हो जाएगी। आप कोई भी प्राकृतिक संख्या मन में ले लें तो उससे बड़ी एक प्राकृतिक संख्या मौजूद है। प्रश्न संख्या 47 है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है। इस प्रश्न का आशय है कि क्रम से
5 कोई भी 5 नंबर जो ऋणात्मक हैं उनको ले लें और गुणा कर दें तो रिजल्ट धनात्मक आएगा या ऋणात्मक, बताएं। रिजल्ट ऋणात्मक आएगा। तो ये कथन जो है वो क्या है, असत्य है। कैसे? आप जानते हैं कि चिन्हों का गुणा किस प्रकार होता है, माइनस और माइनस ये दो मिलके प्लस होंगे। अब इस प्लस का इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस बनाएगा और फिर ये प्लस इस माइनस के साथ मिलके रिजल्ट माइनस देगा। प्रश्न संख्या 48 है कि शून्य में किसी शून्येतर पूर्णांक, शून्येतर पूर्णांक का मतलब होता है कि ऐसा पूर्णांक जो शून्य न हो, शून्य में किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग देने पे उत्तर शून्य आता है। ये सत्य है या असत्य? ये सत्य है। शून्य में किसी भी शून्येतर नंबर से भाग देने पे उत्तर शून्य आता है। इसी प्रश्न को दूसरा रूप देके 49 नंबर प्रश्न में बनाने जा रहा हूं कि किसी शून्येतर पूर्णांक में शून्य से भाग देने पे क्या आएगा। आपको उत्तर बताना है कि x में 0 से भाग देने पे क्या आएगा। x 0 नहीं है। यदि आपका उत्तर 0 है तो गलत है। शून्य से भाग अपरिभाषित है, इसको नोट कर लीजिएगा, अपरिभाषित इसका उत्तर है। इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न, दो पूर्णांकों का भागफल सदैव पूर्णांक होता है, सत्य या असत्य? कोई भी दो पूर्णांक मन में ले लीजिए, 5 ले लीजिए पूर्णांक है, 7 ले लीजिए पूर्णांक है, इनका भागफल क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो ये कथन क्या है, जो हमने बोला है कथन वो असत्य है। कोई गारंटी नहीं है कि दो पूर्णांकों का भागफल हमेशा पूर्णांक ही हो। उम्मीद है कि इस वीडियो में दिखाए गए 50 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। आपने सभी 50 को अटेम्प्ट किया होगा। ईमानदारी से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, और यदि स्कोर कम है तो आपको गणित की तैयारी करने की अभी और ज़रूरत है, आपको और मेहनत करना होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपना आकलन कर सकें और परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया बेहतर तैयारी कर सकें। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।